नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके की ज़ोरदार सीरीज का ये पार्ट छठा हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें और बांध, इस बारे में। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल इजी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। राजस्थान में जलग्रहण की दृष्टि से नदियों का जो सही क्रम है वो है बनास, लूणी, चंबल और माही। बनास, लूणी, चंबल और माही जलग्रहण की दृष्टि से नदियों का क्रम है। सतही जल की दृष्टि से नदियों का क्रम है चंबल, बनास, माही, लूणी, साबरमती। बात करते हैं जल की उपलब्धता की दृष्टि से नदियों का क्रम है चंबल, बनास, माही, लूणी, साबरमती। जल की उपयोगिता के आधार पर नदियों का सही क्रम है चंबल, बनास, माही, साबरमती और लूनी। राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है: आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागर का अफवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र में जो राजस्थान है, केवल भारत में राजस्थान में ही आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। बात करते हैं नदियों की तो घग्गर, कांतली, कांकने, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा, डूंड, खंडेला, खारी, ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। बात करते हैं घग्गर नदी की। इसे शिवालिक नदी, इंडो ब्रह्मा नदी, ध्वस्वती नदी, सरस्वती नदी और मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कालका माता, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। टिब्बी हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और इसके प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास स्थान तक पहुंच जाता है, जहां इसके अफवाह तंत्र को हकरा कहा जाता है। हनुमानगढ़ में गगन नदी के किनारे सैंधव सभ्यता के 2 स्थल हैं, कालीबंगा और रंगमहल। गगन नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। गगन नदी द्वारा निर्मित मैदान को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाट या नाली कहा जाता है। दूसरी नदी है कांतली नदी। शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी है कांतली नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है और ये सीकर झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश करके रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण तोरावाटी कहलाता है। नीमका थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कांतली सभ्यता, जो गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे, उसको कहा जाता है। बात करते हैं कांकने मसूरदी या कांकनी नदी की, जिसका उद्गम कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकने मसूरदी नदी है। कांकने नदी जैसलमेर में मीठे पानी की भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण जैसलमेर में कांकने नदी करती है। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। जयपुर अलवर इसका प्रवाह क्षेत्र है और ये अलवर की महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है साबी नदी। जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर अलवर के बहरोड, मुंडावर और तिजारा में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश करके विलुप्त हो जाती है। साबी नदी के किनारे एक प्राचीन सभ्यता स्थल है जोधपुरा जयपुर, जहाँ से हाथी के दांत अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। रूपारेल, वराह नदी, लसावरी नदी या रूपनारायण नदी। रूपारेल, लसावरी, वराह नदी, रूपनारायण नदी। रूपारेल नदी का उद्गम थानागाजी अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। इसका अफवाह क्षेत्र अलवर से भरतपुर तक है।
मोती झील बांध से लोहागढ़ भरतपुर तक सुजान गंगा चैनल निकाला गया है। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में नौह सभ्यता जो लोहकालीन है उसके अवशेष मिले हैं। रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध बना हुआ है जो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाता है। बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलकर जयपुर जिले में सांबर झील में गिरती है। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। मेंथा नदी या मथाई नदी या मेडा नदी, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से मेंथा नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से, इसका अफवाह क्षेत्र जयपुर में बहते हुए उत्तर की ओर सांबर में गिरती है। आंतरिक अफवाह का सबसे अच्छा उदाहरण सांबर झील है। मेंथा, डूंड, खारी, खंडेला ये नदियाँ उत्तर की ओर से सांबर झील में गिरती है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, ये राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। अरब सागर नदी तंत्र में 4 नदियाँ शामिल है, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी। बात करते हैं माही नदी की। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। महुआ यहाँ सर्वाधिक होता है और उसी की प्रचुरता के कारण माही नदी को प्राचीन काल में पुष्य प्रदेश कहते थे। माही नदी का विस्तार 3 राज्यों में है, MP, गुजरात और राजस्थान, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 171 किलोमीटर है। माही नदी का अफवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है, काठल का मैदान कहलाता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मेहंद से होता है। राजस्थान में माही नदी खांदू गांव बांसवाड़ा में से प्रवेश करती है। खांदू गांव बांसवाड़ा से। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहते हुए ये गुजरात में खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंग्रेजी के उल्टे यू का निर्माण करती है। बात करते हैं राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त होती है। डूंगरपुर में बेणेश्वर एक स्थान है जहाँ पर माही और उसकी 2 सहायक नदियाँ सोम और जाखम मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ भरता है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है, जिसमें से राजस्थान का 45% है जबकि गुजरात का 55% भागीदारी है। माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और उसकी लंबाई है 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध की। कागदी पिकअप बांध, माही नदी पर बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है और कहा जाता है कि इसके सभी गेट खोल दिए जाएं तो इस बांध में एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा। कागदी पिकअप बांध सैलानियों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। बात करते हैं भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना जो सागवाड़ा डूंगरपुर में है। कडाना बांध गुजरात के महिसागर में है। माही नदी की सहायक नदियां हैं ईरू, चाप, लाखन, जाखम, सोम, मोरेन, भादर, हरण, नौरी, अनास। इसमें महत्वपूर्ण है आपके ईरू, चाप, भादर, मोरेन, सोम और जाखम, लाखन है और अनास है। माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी ईरू है। ईरू सबसे पहले मिलती है और अनास सबसे बाद में मिलती है। माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी ईरू है जो माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलती है। माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी अनास है जो दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है। बात करते हैं जाखम नदी की, तो माही की मुख्य सहायक नदी जाखम का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से होता है। जाखम का अपवाह क्षेत्र है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। जाखम की सहायक नदियाँ सरमई और करमई। करमई नदी जाखम से प्रतापगढ़ में मिलती है जहाँ जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध करमई पे बना हुआ है।
जाखम नदी पर बना हुआ है, जिसमें जहाँ करमई नदी भी मिलती है, और सरमई नदी जाखम नदी से जहाँ मिलती है वहाँ पर आपका सैसे सरमई सैसे सीता माता अभयारण्य बना हुआ है। बात करते हैं सोम नदी। सोम नदी का उद्गम पीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम पीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है? तो वो है सोम नदी, और पीछामेड़ा की पहाड़ियाँ है ऋषभदेव उदयपुर में। उदयपुर में सोम नदी पर एक परियोजना है, सोम कागदर परियोजना। उदयपुर में सोम कागदर परियोजना है, जबकि डूंगरपुर में है सोम कमला अम्बा परियोजना। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है। उदयपुर में सोम कागदर और डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है। गोमती, टीडी, झुमरी, ये सोम नदी की सहायक नदियां हैं। गोमती, टीडी और झुमरी। ईरू नदी, ईरू नदी माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है, जो माही में उत्तर की ओर से मिलती है और माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलती है। अनास नदी, यह राजस्थान में माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है, जिसका उद्गम आबोर गांव की पहाड़ियों से होता है, और आबोर गांव की पहाड़ियां आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में अनास नदी मल्लेड़ी खेड़ी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, मल्लेड़ी खेड़ी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और गलियाकोट डूंगरपुर में ये माई नदी में मिल जाती है, जहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स का मेला बढ़ता है, गलियाकोट डूंगरपुर में। पश्चिमी बनास नदी है, वो अरब सागर नदी तंत्र की एक प्रमुख नदी है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सनवाड़ गांव से होता है। सनवाड़ कहाँ है? सिरोही में है, बहुत महत्वपूर्ण है। सनवाड़ सिरोही से उद्गम होता है पश्चिमी बनास का। सनवाड़ सिरोही के निकट अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और राजस्थान का आबू शहर, एक तो आबू शहर राजस्थान का जो सिरोही में है, और डोसा या डीसा शहर, डीसा शहर है आपका गुजरात में, ये पश्चिमी बनास के किनारों पर बसे हुए हैं। सिरोही में प्रवाहित होते हुए पश्चिमी बनास गुजरात का जो बनासकांठा है उसमें प्रवेश करती है, और कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलुप्त हो जाती है। पश्चिमी बनास विलुप्त होती है कच्छ की खाड़ी में। पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही में पश्चिमी बनास परियोजना निर्मित है, और इसकी एकमात्र सहायक नदी है सूकली। सूकली नदी पश्चिमी बनास की एकमात्र सहायक नदी है। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ झाड़ोल उदयपुर से होता है, समाप्ति होती है खंपात की खाड़ी में। यह है झाड़ोल उदयपुर साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम होता है झाड़ोल उदयपुर, और समाप्त होती है खंपात की खाड़ी गुजरात में। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, और राजस्थान में प्रवास क्षेत्र मात्र 28 किलोमीटर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां मानसी, वाकल, सेई, हाथमती तथा वैतरक है। मानसी वाकल परियोजना साबरमती की सहायक नदियों मानसी और वाकल पर राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक परियोजना, एक संयुक्त जो परियोजना है वो है मानसी वाकल परियोजना, जिसमें 70% जल का उपयोग उदयपुर शहर के लिए और 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। मानसी वाकल परियोजना है उसमें 70% का तो उदयपुर और 30% का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि HZL। इस पर राजस्थान की सबसे लंबी सुरंगी है मानसी वाकल सुरंग, देवास जल सुरंग, जिसको नाम क्या दिया गया है देवास जल सुरंग या मानसी वाकल सुरंग, जिसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। बात करते हैं सेई परियोजना। साबरमती की सहायक नदी सेई नदी पर उदयपुर में सेई परियोजना निर्मित है। सेई परियोजना कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। इसका निर्माण जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए किया गया था। वह कौन सी परियोजना है जिसका जो निर्माण है वो जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु किया गया है? तो सेई परियोजना उदयपुर। लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम पुष्कर की जो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर से होता है, जहां इसका नाम रहता है सागरमती। लूणी की जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लूणी नदी की जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। गोविंदगढ़ पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी मिलने के बाद इसे लूनी कहते हैं। शुरू में सागरमती होता है, फिर इसमें सरस्वती नदी मिलती है, तब उसके बाद में सरस्वती और सागरमती दोनों जलधाराएं मिलने के बाद में इसको लूणी नदी कहा जाता है।
लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहकर गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त होती है लूणी नदी। लूणी नदी के जो अन्य नाम हमें मिलते हैं जो वैदिक साहित्य में है, उनमें है मरुदवधा, लवण की मात्रा होने के कारण लवणवती, और प्रारंभ में इसका नाम सागरमती होता है, और कालिदास ने इसको अंतसलीला कहा है, और इसी को आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसके अफवाह क्षेत्र को जालौर में रेल या नेडा कहा जाता है या नाडा कहा जाता है। रेल या नाडा कहा जाता है लूणी नदी के अफवाह क्षेत्र को जालौर में। लूनी बेसिन में प्राचीन बांगर या कांप मर्दा का विस्तार है। अजमेर में अधिक वर्षा होने पर बाड़मेर के बालोतरा में लूणी नदी में बाढ़ आ जाती है। वर्षा अजमेर में होती है और बाढ़ आती है आपके बालोतरा बाड़मेर में, और वो नदी है लूनी नदी। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, वो भी आपका लूणी नदी के किनारे पर ही भरता है। वर्तमान में लूणी नदी रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो रसायन निकलता है उससे प्रदूषित हो रही है। लूणी नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं जसवंत सागर बांध जो एक पिछियाक बांध है, और जसवंत सागर बांध है आपके बिलाड़ा जोधपुर में लूणी नदी पर है। जवाई परियोजना सुमेरपुर पाली में जवाई बांध का निर्माण भी हो रखा है, वहाँ है। और 1946 से 1956 के मध्य का जो अकाल पड़ा था, उस राहत कार्य के दौरान जोधपुर के जो महाराजा थे, महाराजा उम्मेद सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और जवाई बांध का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। इसका संबंध पाली, बाड़मेर, जालौर और उदयपुर जिले से है। जवाई नदी पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में एक परियोजना चलती है, अभी अपन ने पढ़ा था, सेई परियोजना। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बांकड़ी गांव में है। बांकली गांव में होने के कारण इसे बांकली बांध कहते हैं, सूकड़ी नदी पर है। और ये बांकली गांव है आपका जालौर में। हेमावास और बांकली बांध दोनों ही मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं हैं। हेमावास बांध बांडी नदी हेमावास पाली में निर्मित है। लूणी की सहायक नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। लीदड़ी लूणी में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। प्रथम सहायक नदी है आपके लीदड़ी, और ये लीदड़ी है सोजत पाली में। सोजत की मेहंदी भी बहुत प्रसिद्ध है। बांडी नदी दूसरी सहायक नदी है लूणी की, बांडी हेमावास पाली राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। बांडी नदी, इस नदी पर पाली शहर स्थित है। पाली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी। तीसरी है मीठड़ी नदी पाली में है। चौथी है जवाई पाली लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है आपके जवाई, और जवाई है पाली जिले में। इस पर जवाई बांध बना हुआ है। आगे बात करते हैं सूकड़ी नदी है देसूरी पाली जालौर का जो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो इस नदी के किनारे स्थित है। एक तो देसूरी जो स्थान है वो पाली का, और जालौर का जो स्वर्णगिरी है वो आपके सूखड़ी नदी के किनारे पर है। जवाई नदी सायला जालौर में खारी नदी आकर मिलती है। जवाई सायला जालौर में जो सायला स्थान है जालौर का जवाई नदी में, वहाँ पर खारी नदी आकर मिलती है जवाई में। इसके पश्चात जवाई नदी सूकड़ी के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। जवाई की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है। जोजड़ी लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूणी में राइट साइड से मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली है जोजड़ी एकमात्र। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जिसका उद्गम जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं है, इसीलिए तो ये दाईं ओर से आकर लूणी में मिलती है। ये नागौर के पोड़दू गांव से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ है? नागौर का पोड़दू गांव, बहुत महत्वपूर्ण है।
जोजड़ी का। सागी नदी जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से निकलकर लोणी में सबसे अंत में मिलने वाली जो सहायक नदी है वो है आपके सागी नदी। जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से निकलकर लोणी में सबसे अंत में मिलती है सागी नदी, जबकि लीलड़ी जो नदी है सोजत पाली की वो इसमें सबसे पहले मिलने वाली नदी है। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की, तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। बाणगंगा नदी जो जयपुर में बैराट की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर है जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से महाभारत कालीन और मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाणगंगा नदी के किनारे ही बैराट सभ्यता विकसित हुई है जो एक लोहकालीन सभ्यता थी। बैराट और नौह भी आपके लोहकालीन है। इसके अलावा रेड जो टोंक में है वो भी लोहकालीन है। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख और बौद्ध स्तूप और शंखलिपि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीनों महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक के काल का भाब्रू शिलालेख, बौद्ध स्तूप और शंखलिपि के साक्ष्य ये बैराट से प्राप्त हुए हैं। अफवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर। बाणगंगा नदी आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। भरतपुर में बाणगंगा की सहायक नदी गंभीरी नदी पर एक बांध बना हुआ है, अजान बांध बना हुआ है भरतपुर में गंभीर नदी के तट पर, जिसे भरतपुर जिले को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। केवलादेव घना पक्षी विहार को भी पेयजल आपूर्ति अजान बांध भरतपुर से ही होती है। बात करते हैं चंबल नदी। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की सबसे मुख्य नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश वहां से होता है। इसे राजस्थान की कामधेनु और चर्मणवती नदी कहा जाता है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है तथा राजस्थान में चंबल की जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। राजस्थान में चंबल नदी 84 गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। 6 जिलों में प्रवाहित होती है। लूणी और चंबल दोनों 6 जिलों में प्रवाहित होती है। मुरादागंज इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी का विस्तार 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य 241 किलोमीटर की सीमा भी बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। चंबल नदी बूंदी कोटा सवाई माधोपुर और बूंदी चित्तौड़गढ़ के मध्य भी सीमा बनाती है। बूंदी कोटा सवाई माधोपुर और बूंदी चित्तौड़गढ़ इनके बीच सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, यानी कि जो डेली बहती है, नित्यवाही। चंबल नदी राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता, जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन बीहड़ स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है। चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। चंबल नदी से संबंधित परियोजनाएं। चंबल नदी घाटी परियोजना, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई और विद्युत उत्पादन इसका प्राथमिक उद्देश्य है। यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 यानी 50-50% की भागीदारी वाली संयुक्त परियोजना है। प्रथम योजना काल में ही चंबल नदी घाटी परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया था। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और विद्युत गृह मंदसौर मध्य प्रदेश में, ये जो गांधी सागर बांध है ये आपका मध्य प्रदेश में। बात करते हैं कोटा बैराज है आपका कोटा में। दूसरा जो चरण था उसमें राणा प्रताप सागर बांध जो रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है और जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध जो भी बोरावास कोटा में है। चंबल की सहायक नदियाँ पश्चिम की ओर से मिलने वाली में है ब्राह्मणी नदी, कोराल नदी, बनास नदी। पूर्व
यानी कि दाएं ओर से मिलने वाली नदी है पार्वती नदी और कुन्नू नदी। बामनी नदी, इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है बामनी नदी का, और यह बेंसरोडगढ़ चित्तौड़ में चंबल में मिलती है। राजस्थान की ओर से चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी बामनी नदी है। चंबल में सबसे पहले मिलने वाली है बामनी नदी। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ स्थित है। कुराल नदी का उद्गम ऊपरमाल का जो पठार है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से होता है। कुराल की सहायक नदी मेज नदी है। कुराल की सहायक नदी है मेज नदी। बनास नदी, बात करते हैं बनास नदी की। इसे वन की आशा या वर्णाशा या बनासा कहते हैं। बनास नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है तथा ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। बनास, लूणी और चंबल 6 जिलों से प्रवाहित होती है। 6 जिले हैं आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। और बनास बेसिन में लाल पीली भूरी मृदा पाई जाती है। लाल पीली भूरी मृदा पाई जाती है बनास बेसिन में। त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। बनास, बेड़च और मेनाल, यह है आपके बिगोद भीलवाड़ा में। बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, डाई और खारी, यह है बिसलपुर टोंक में। बनास, चंबल और सीप, यह है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। तो ये बनास 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास की सहायक नदियां हैं बेड़च, खारी, मेनाल, कोठारी, मानसी, बांडी, धूंध और मोरेल। आगे बात करते हैं बेड़च। बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है, और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदय सागर जो झील है उदयपुर, उसमें मिलने के बाद में, उदय सागर झील में मिलने के बाद में बेड़च के नाम से जानी जाती है। शुरू में आयड़ होता है इसका नाम, इसका प्रारंभिक नाम आयड़ है। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ स्थित है। गंभीरी है, यहाँ गंभीर नहीं है, गंभीरी है। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ यानी कि ताम्रवती नगरी सभ्यता की खोज की गई है, इसलिए इसको आयड़ नदी कहते हैं, और जो खोज की गई उसको आहड़ कहते हैं। बेड़च नदी बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। मेनाल नदी, जिसका उद्गम मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा है। मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। मेनाल नदी भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, यह नंदराय भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। नंदराय भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है कोठारी नदी। और कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता, जो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, उसकी खोज हुई है, और यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। कोठारी जो नदी है वो भीलवाड़ा में मेजा बांध का भी निर्माण करती है। कोठारी नदी पर ही बना हुआ है मेजा बांध। खारी नदी का उद्गम बीजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, जो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, देवली और टोंक में खारी नदी बनास में मिल जाती है। खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर परियोजना स्थित है। नारायण सागर परियोजना है आपके अजमेर में खारी नदी पर। पार्वती नदी सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और राजस्थान में करियाहाट 12 से ये प्रवेश करती है। करियाहाट 12 से प्रवेश करती है। और पार्वती नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। राजस्थान और एमपी की 2 बार सीमा बनाती है पार्वती नदी। पार्वती नदी पालिया गांव सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। पालिया गांव सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव की पहाड़ियाँ देवास मध्य प्रदेश से होता है। आगे चलते हैं।
राजस्थान में काली सिंध नदी का प्रवेश बींदा रायपुर झालावाड़ से होता है और नानेरा कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध और परवन नदी के किनारे मनोहर थाना का दुर्ग स्थित है। काली सिंध और परवन के किनारे है वो मनोहर थाना का दुर्ग स्थित है, जबकि आहू तथा परवन काली सिंध की सहायक नदियां हैं। काली सिंध और आहू इनके संगम पर झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग स्थित है। काली सिंध तथा आहू का संगम बारां जिले की सीमा भी बनाता है। काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ में गागरोन दुर्ग स्थित है, जो एक जल या ओदक दुर्ग है। परवन नदी के किनारे बारां जिले में शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। बात करते हैं झीलों की। तो सबसे पहले मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी में प्राकृतिक झील पुष्कर झील, नक्की झील, कोलायत झील, गजनेर झील, तलवाड़ा झील जो तालछापर में है। तलवाड़ा झील और तालछापर झील अलग है। गैप सागर झील, कनक सागर झील। तलवाड़ा आपके जो बांसवाड़ा में है और तालछापर आपके चूरू में है। कृत्रिम झीलें हैं जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील। आना सागर झील, फाय सागर झील, कायलाना झील, सिलीशेट झील। अब एक एक देख लेते हैं। पुष्कर झील अजमेर में है, जिसे तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं और हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण कालाडेरा झील भी कहलाती है या कोल्डर झील कहलाती है। पुष्कर झील लोनार झील महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, उसके बाद में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित सबसे बड़ी झील है पुष्कर झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, धार्मिक झील है, सबसे पवित्र झील है। इसके किनारे वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना भी इसके किनारे की थी। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों और पांडवों का मिलन भी यहीं हुआ था। विश्वामित्र की तपस्या मेनका द्वारा पुष्कर झील के किनारे भंग की गई थी। पुष्कर झील के पास ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, रमा बैकुंठेश्वर मंदिर है, भर्तरी की गुफा भी है, कण्व मुनि का आश्रम भी है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है, जिसमें से जनाना घाट और गांधी घाट सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं, कार्तिक मेला कहते हैं और गुब्बारों का मेला भी कहते हैं। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान के उड़िया के पठार पर स्थित सबसे ऊंची मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जो भी ज्वालामुखी क्रिया के निर्माण से क्रेटर झील है। नक्की झील के टोडरोक यानी कि मेंढक के आकार की एक चट्टान है, जिसको टोडरोक कहते हैं, और घूंघट निकाले खड़ी महिला के आकार की एक चट्टान है, जिसको ननरोक कहते हैं। तो ननरोक और हार्नरोक, ननरोक, टोडरोक, नंदीरोक, हार्नरोक ये चट्टानें हैं। इसका निर्माण कहा जाता है कि देवताओं ने नक्की झील का निर्माण नाखूनों से किया था। नक्की झील को गरासिया जनजाति के लोग सबसे पवित्र मानते हैं। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे पवित्र मानते हैं नक्की झील को। नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, राम झरोखा आदि स्थान है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। गजनेर झील बीकानेर राजस्थान की एकमात्र झील है, जिसका पानी बहुत साफ है और कहा जाता है कि इसका पानी शीशे के समान प्रतीत होता है, यानी दर्पण के समान प्रतीत होता है। गजनेर झील बीकानेर। गजनेर झील के पास ही गजनेर अभयारण्य बना है, जो बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और इस बटबड़ पक्षी को रेत का तीतर भी कहते हैं। बात करते हैं कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत झील बीकानेर, जहाँ चारण जाति के लोग दर्शन के लिए आते हैं। पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। कोलायत झील बीकानेर को। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। नवलखा झील बूंदी दुगारी। कनक सागर बूंदी, ये आप स्थान है जो याद रख लीजिए।
हमने ऊपर तलवाड़ा जो झील है वो हमने आपको बांसवाड़ा बता दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। नवलखा झील जो बहुत प्रसिद्ध है बूंदी में है। दुगारी या कनक सागर झील भी बूंदी में है। ताल छापर चूरू में है। आगे बात करते हैं तो गैब सागर आपके डूंगरपुर में है। मानसरोवर झालावाड़ में है। कोडिला झालावाड़ में है। प्रीथमपुरी या पीथमपुरी सीकर में है। आगे है राजस्थान की मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील, जिसे डेबर झील भी कहते हैं। ये उदयपुर में है। जयसमंद झील, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी जयसमंद झील। ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान की पहली कृत्रिम झील है। राजस्थान की पहली कृत्रिम झील है जिसका निर्माण जो है वो महाराणा जगत सिंह ने करवाया था 1698 ईस्वी में। जयसमंद झील में 7 टापू है, जिसमें से जो सबसे बड़ा टापू है उसे कहते हैं बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा, और सबसे जो छोटा टापू है उसको कहते हैं प्यारी। जयसमंद झील के पास रूठी रानी का महल है। चित्रित हवा महल है। हाथी की पाषाण की मूर्ति है। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुर और भाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। श्यामपुर और भाट नहर, ये जो नहरें हैं वो आपके जयसमंद झील उदयपुर से निकाली गई है। राजसमंद झील इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में गोमती नदी पर करवाया था, कांकरोली नाथद्वारा में। ताल और केलवा नदियों के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था गोमती नदी के किनारे पर। देश की प्रथम झील है जिसका निर्माण अकाल राहत के लिए किया गया था, और घेवर माता के द्वारा इसकी नींव रखी जाने के कारण राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की जो पहाड़ है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति, उस पर शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, और राज जो प्रशस्ति है उसके जो लेखक हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट। बात करते हैं पिछोला झील उदयपुर। इसका निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू बंजारा था, उसने पिछोला गांव में उदयपुर में करवाया था। पिछोला झील में सिसारमा और बुझड़ा नदी का जल आकर गिरता है। सिसारमा और बुझड़ा नदी का जल पिछोला में गिरता है। इस नदी के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, और विद्रोह के समय शाहजहां को यहाँ रखा गया था। पिछोला झील में 2 महल हैं, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर महल पिछोला झील में एक टापू पर बना हुआ है। जग मंदिर महल को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था, किंतु पूरा कार्य जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। 1857 की क्रांति के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ अंग्रेजों को शरण दी थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी थी जग मंदिर में। पिछोला झील राजस्थान की पहली झील है जहाँ सौर ऊर्जा से संचालित नौका यानी नाव चलाई जा रही है। बात करते हैं जगनिवास महल। जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। फतेह सागर झील उदयपुर में इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। फतेह सागर का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1678 में इसको विकसित करके इसका नाम फतेह सागर किया गया था, और फतेह सागर झील की नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। फतेह सागर के सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान, जबकि दूसरे टापू पर सौर वेधशाला और सबसे छोटे टापू पर जेट माउंटेन स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील में लगी हुई है। भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील में लगी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। फतेह सागर झील को पिछोला झील से स्वरूप सागर नहर जोड़ती है। स्वरूप सागर नहर है वो फतेह सागर झील को पिछोला झील से जोड़ती है। आना सागर झील अजमेर में, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के द्वारा तुर्की सेना के रक्त को
जो धरती रक्त से रंजित हो गई थी उसको साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में करवाया गया था। कौन थे करवाने वाले आना सागर झील को? अर्णोराज। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसने निर्माण करवाया था? जहांगीर ने। यहाँ पर जहांगीर ने टॉमस रो से मुलाकात की थी। टॉमस रो से मुलाकात की थी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने। शाहजहां ने यहाँ बारहदरी का निर्माण करवाया था, जो संगमरमर से बनी हुई है। फॉयसागर झील अजमेर में फॉयसागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी था फॉय, कर्नल फॉय ने बांडी नदी पर करवाया था। बालसमंद झील जोधपुर में है और गुर्जर प्रतिहार शासक थे बालक राव, उन्होंने बालसमंद झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था। सिलीसेट झील अलवर में है और सिलीसेट झील का निर्माण अलवर के जो महाराजा थे विनय सिंह, उन्होंने करवाया था। यह झील गोल्डन ट्रायंगल है, दिल्ली, आगरा और जयपुर उसके ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं। कायलाना झील जोधपुर, इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था। पन्नाशाह तालाब झुंझुनू में है। रामसागर धौलपुर में है। तालाबशाही धौलपुर में है। रामसागर धौलपुर में, तालाबशाही धौलपुर में। गजरूप सागर जैसलमेर में। मूलसागर जैसलमेर में। अमर सागर जैसलमेर में। गडीसर जैसलमेर में। आगे बात करते हैं तेज सागर प्रतापगढ़ में। जैत सागर बूंदी में। राजस्थान की खारे पानी की झीलें देख लेते हैं। फलौदी जोधपुर, रेवासा सीकर, काछोर सीकर, डेगाना नागौर, तालछापर चूरू, लूणकरणसर बीकानेर, डीडवाना नागौर में, पचबदरा बाड़मेर में, सांबर जयपुर में, कावोद झील जैसलमेर में। कावोद झील भी आपके खारे पानी की झील है। बात करते हैं डीडवाना नागौर। इस झील है, यहाँ दिल नहीं है, सॉरी, झील है। इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम सल्फेट इसमें ज़्यादा पाया जाता है, अतः डीडवाना नागौर में क्या है, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस जो झील है डीडवाना नागौर, इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक चमड़ा और रंगाई छपाई उद्योग में काम में आता है। राजस्थान सरकार द्वारा डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने का एक कारखाना भी लगाया गया है, जिसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। डीडवाना झील में नमक बनाने की निजी संस्थाएं होती हैं, उनको देवल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में उनको देवल कहते हैं। डीडवाना झील में नमक उत्पादन के लिए 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी। 1964 में। पचबदरा झील बाड़मेर में इसका जो निर्माण है वो पंचा भील ने करवाया था। और पचबदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरडी एक झाड़ी होती है, उसकी सहायता से नमक का उत्पादन करते हैं। इस झील का नमक सर्वाधिक खाने योग्य है, क्योंकि इसमें जो NaCl है उसकी मात्रा लगभग 98% होती है और 2% आयोडीन भी इसमें पाया जाता है। सांबर झील का जो निर्माण है वो शाकंभरी के चौहान शासक थे वासुदेव चौहान, उन्होंने 551 ईस्वी में करवाया था। ऐसा हमें मिलता है बिजोलिया शिलालेख से। सांबर झील रामसर साइट भी है, सांबर झील और केवलादेव अभ्यारण्य। सांबर झील 3 जिलों जयपुर, नागौर और अजमेर में फैली हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से ये जयपुर में आती है। सांबर झील भारत में सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादक झील है। यह भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक उत्पादित करती है। सांबर झील में नमक क्यार पद्धति के द्वारा उत्पादित होता है। सन 1960 में राजस्थान सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसे 1964 में भारत सरकार के अधीन लाया गया और इसका नाम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया।
सांबर झील में उत्तरी एशिया से पक्षी आते हैं जिन्हें फ्लेमिंगो कहते हैं। सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर है। इसमें मेघना, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदी का पानी आता है। बात करते हैं फलोदी झील। फलोदी झील जोधपुर में है। काछोर और रेवासा झील सीकर में है। कुचामन और डेगाना झील नागौर में है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें, बांध, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। रिवीजन के लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलते हैं फिर कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।